सो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बिजनेस साइकिल, जो कि हमारा 13 LOS है। तो बिजनेस साइकिल का मतलब, एक बिजनेस साइकिल ना हमेशा टॉप से स्टार्ट होता है, फिर समझो एक्सपांशन होता है, फिर उसमें एक पीक आता है जहाँ से फिर वो गिरावट स्टार्ट होता है, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन फेज बोलते हैं, रिसेशन भी बोलते हैं, और वापस से वही साइकिल वापस से चलता रहता है। इसको, ये जो लाइनिंग होती है जहाँ से ऊपर नीचे होता है, उसको हम लोग लीनियर लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये प्रॉपर इनके बीच में होता क्या है। तो देखो, जो हमारा टफ होता है ना, टफ, यहाँ से पहले तो निगेटिव ग्रोथ रेट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन टफ का मतलब बस एक ये पॉइंट ही नहीं होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। तो जो टफ होता है ना, वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ निगेटिव से पॉजिटिव जाता है, जो कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपांशन फेज में जीडीपी बढ़ता है, यहाँ पे जीडीपी धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे फिर गिर जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपांशन करेंगे, एक्सपांशन हो रहा है, पहले यहाँ पे नौकरियाँ कम थी और यहाँ पे नौकरियाँ बढ़ रही हैं, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, लोगों का कंजम्पशन बढ़ रहा है, और अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है तो लोग नहीं क्या, बाहर से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, गोल्ड खरीदेंगे, गोल्ड बाहर से आता है, तो जो गोल्ड बाहर से आता है मीन्स हम लोग इम्पोर्ट कराते हैं, तो हमारा इम्पोर्ट यहाँ पे बढ़ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा, यहाँ पे पूरा इम्पोर्ट गिर जाएगा, ऐसे ही होता है। फिर मान के चलो यहाँ पे कंपनियाँ धीरे धीरे क्या करेंगी, यहाँ से कंपनियाँ, यहाँ पे कंपनियाँ तो पहले डूब चुकी हैं, अपना प्रोडक्शन कम कर दी हैं, लेकिन अब यहाँ पे कंपनियाँ क्या करेंगी, अब यहाँ पे धीरे धीरे जो जो उनके लिमिटेड मेंबर्स थे, उनको क्या करेगी, उनको वर्किंग आवर बढ़ा देगी, पार्ट टाइम फुल टाइम करवाएगी, फिर धीरे धीरे और लोगों को ऐड करेगी, मशीन्स ऐड करेगी, और यहाँ तक लाते लाते यहाँ पे स्लो हो जाएगा। तो यही सब कुछ बेसिक्स थे। अब ये इसके हिसाब से मैं बताता हूँ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे तो स्टॉप हो गया था, लेकिन अब वहाँ पे स्टार्ट होना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे तो रियल जीडीपी जो कि हमारा नॉमिनल से माइनस कर देते हैं, इन्फ्लेशन कट होता है, तो यहाँ पे बढ़ जाता है, यहाँ पे हल्का सा स्टॉप हो जाता है, और फिर यहाँ पे स्टॉप होता है, और यहाँ से डिक्रीज होता है। पीक का मतलब बस पीक यही नहीं होता है, ये पूरा इलाका होता है, फिर यहाँ से गिरना स्टार्ट होता है, यहाँ पे गिर जाता है। जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ रेट यहाँ से निगेटिव था, फिर यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव था, यहाँ पे हल्का हल्का गिरना स्टार्ट हुआ, और यहाँ मतलब कम होना स्टार्ट हुआ, स्लो हो गया, और यहाँ पे गिर गया। ठीक है, तो पीक पे जीडीपी गिरना स्टार्ट हो जाता है, और फिर यहाँ पे तो निगेटिव हो जाता है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ तक तो कम था, यहाँ से वेरी एम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, देख रहे हो ना, वेरी एम्प्लॉयमेंट, हाँ बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद टेम्प्रेरी स्टाफ्स और ओवर टाइम को यहाँ से फिर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हायरिंग बढ़ा दिए, और अनएम्प्लॉयमेंट गिर गया। ठीक है, और यहाँ पे हायरिंग को और यहाँ पे परमानेंट भी कर देता है। फिर यहाँ पे फिर हायरिंग स्लो हो गया। ठीक है, और यहाँ पे फिर ले ऑफ होना स्टार्ट हो गया, हावर वर्क जो थे उनको कम कर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ गया। ठीक है, कंज्यूमर स्पेंडिंग का देखो, तो यहाँ पे जो ड्यूरेबल चीज़ें होती हैं, ठीक है, ड्यूरेबल चीज़ें, अब ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल को देखो, यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या होता है। जस्ट एग्जांपल समझ लो, ड्यूरेबल मतलब जो चल रहा है लंबे समय तक, वहाँ हाउसिंग, यहाँ पे लोग घर खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, कंज्यूमर स्पेंडिंग। ठीक है, यहाँ पे फिर एक्सपेंशन फेस में लोग कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, घर बनाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे स्लो हो जाता है, और यहाँ पे गिर जाता है। ठीक है, और हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत कम होता है, और यहाँ पे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम है, तो फिर लोग खरीदेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ऐसे महंगाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है, यहाँ पे बढ़ जाता है, तभी वापस से इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो लोग कम खरीदेंगे, फिर यहाँ पे मार्केट वापस से नीचे आएगा। तो ऊपर नीचे होता रहता है। फिर इन्फ्लेशन रेट मैंने जैसे बताया, यहाँ पे मॉडरेट और डिक्रीजिंग में रहता है, फिर यहाँ पे स्टार्ट इंक्रीजिंग रहता है, यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो जाता है, और यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट गिर जाता है। फिर इंपोर्ट की बात करें, यहाँ पे इंपोर्ट मैंने बताया ना, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, लोगों के पास पैसे ज़्यादा हैं, लोग एक्सपेंस ज़्यादा कर पा रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कंज्यूम कर पा रहे हैं, तो इंपोर्ट बढ़ता है, यहाँ पे इंपोर्ट कम हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे लीनियर और लॉन्ग टर्म ट्रेंड पोटेंशियल, ये वाली लाइन है, और जो ये लाइन होता है इसको हम लोग क्लासिकल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस को हम लोग ग्रोथ साइकिल बोलते हैं। ठीक है, और ग्रोथ रेट साइकिल भी वही परसेंटेज एनुअलाइज परसेंटेज ग्रोथ रेट फ्रॉम वन पीरियड टू नेक्स्ट। ठीक है, इसको लर्न करना पड़ेगा। अब अगर मान के चलो दो कंसिक्यूटिव क्वार्टर्स अगर मेरे पॉजिटिव हैं, ठीक है, दो कंसिक्यूटिव क्वार्टर्स अगर मेरे पॉजिटिव है, तो मैं उसको क्या बोलूँगा कि हाँ ये ग्रोथ हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। और अगर वो दो क्वार्टर्स मेरे गिर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि हाँ ये रिसेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग स्टैटिस्टिकल एजेंसीज की बात करते हैं। तो कुछ स्टैटिस्टिकल एजेंसीज है यूएसए का, लाइक नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च इन द यूनाइटेड रिसर्च,
यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। इसके भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं टू कॉल इट अ रिसेशन। तो यही था कि 2 बार अगर डिक्लाइन हो रहा है 2 क्वार्टर तो रिसेशन बोल दो, ठीक है। यही सब चीज़ें। अब देखो जो बिजनेस साइकिल होता है ना, ये डू नॉट रिकर एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि कुछ बिजनेस साइकिल नहीं क्या ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ बिजनेस साइकिल नहीं क्या ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये शॉर्ट इंटरवल का भी हो सकता है, लॉन्ग इंटरवल का भी हो सकता है। तो ये हमेशा सेम नहीं होते, इसलिए डू नॉट रिकर एट रेगुलर इंटरवल, कैन बी शॉर्ट लाइक 1 ईयर एंड कैन बी लॉन्ग एज डिकेड। फिर इकोनॉमिक्स डिपेंड ऑन स्टैटिस्टिकल एजेंसी इकोनॉमिक डिपेंड ऑन सब्स्टिट्यूट एग्रीकल्चर और स्टेट कंट्रोल, ठीक है। इन दोनों के ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं इकोनॉमिक्स, इनकी एक अलग साइकिल होती है और ये नॉट अ बिजनेस साइकिल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक क्रेडिट साइकिल की बात करते हैं। तो क्रेडिट साइकिल क्या होता है ना, क्रेडिट पार्ट का साइकिल। अब हो सकता है कि ऐसा ही एक बिजनेस साइकिल भी हो, है ना। तो ये थोड़ा आपस में इंटरलिंक वगैरह ऐसा नहीं करते हैं। हो सकता है कोई आगे हो कोई पीछे हो, काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस साइकिल्स होते हैं जिनमें हम लोग एक क्रेडिट साइकिल देखते हैं। क्रेडिट साइकिल का मतलब मान के चलो ये अपने पीक पे है, तो यहाँ पे ना ईजिली सबको लोन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। और क्रेडिट टाइटनिंग का मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है। तो इससे होता क्या है, इससे होता है ये एम्पलीफाइड हो जाता है। दिस कैन बी क्रिएट अ बबल, यानी कि जो यहाँ पे मैंने अगर कम कर दिया तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो ये और ऊपर चल जाएगा। यहाँ पे कम लोग इंटरेस्ट कम लेंगे एक्सपेंशन के लिए तो ये और नीचे गिर जाएगा। तो ये समथिंग कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो यहाँ पे एक्सपेंशन स्ट्रॉन्गर हो जाएगा और एक कॉन्स्ट्रक्शन डीपर हो जाएगा, तो एक बबल बनाएगा। और फिर यही इसको बोलते हैं लॉन्ग लास्टिंग, समय तक चलता है। एग्जाम्पल में 2007 से 2009 पे जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी उसमें सब प्राइम मॉर्टेज हुआ था, तो सबको आराम से लोन मिल जाता किसी भी आंडो पांडो इंसान को। फिर बात करते हैं क्रेडिट साइकिल का। तो नॉट ऑलवेज कोइंसिडेंट विद बिजनेस साइकिल, मैंने बताया ना कि कोइंसिडेंट नहीं करते हैं। फिर जनरली लॉन्गर दैन बिजनेस साइकिल, ये हमेशा याद रखना। हिस्टोरिकली देखा गया कि जो क्रेडिट साइकिल है ना वो बिजनेस साइकिल से बड़ा होता है, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक होता है। अब जो मेजर पार्ट आता है वो आता है LOS-C का। तो LOS-C में देखो एक आता है बहुत सारे इंडिकेटर्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें से पहला इंडिकेटर आता है इन्वेंट्री सेल रेशो, इन्वेंट्री बाय सेल रेशो। तो इन्वेंट्री और सेल में क्या डिफरेंस पड़ रहा है, मान के चलो अभी ट्रफ है यहाँ पे, नहीं क्या यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे बहुत सारे कंपनियों के GDP गिर गए हैं, मतलब देश का GDP गिर गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ना आपके पास इन्वेंट्री कम रहता है और सेल्स भी यहाँ पे कम हो जाते हैं, ठीक है। इतना मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे तो भाई दोनों के दोनों ट्रफ में दोनों के दोनों गिरे ही हुए होंगे। अब क्या करता है मेरा कंपनी धीरे धीरे एक्सपांड कर रहा है, वापस से ग्रोथ कर रहा है, इक्विपमेंट्स खरीद रहा है, हायरिंग कर रहा है, लेबर बढ़ा रहा है, सैलरी बढ़ा रहा है, शिफ्ट बढ़ा रहा है ना, वर्क टाइम हावर बढ़ा रहा है। फिर लास्ट में यहाँ पे एक्सपांशन करेगा मशीनरीज का, प्लांट्स का, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, इससे मेरा सेल्स बढ़ जाएगा। तुरंत में मैं अगर लेबर बढ़ा दूँ तो मेरा सेल्स बढ़ जाएगा, लेकिन अभी भी मेरा प्रोडक्शन तुरंत नहीं बढ़ता है, तो मेरा प्रोडक्शन यहाँ पे कांस्टेंट होता है। तो सेल्स तो मेरा बढ़ रहा है लेकिन इन्वेंट्री मेरा अभी भी घटा ही हुआ है, तो ये अभी भी यहाँ पे मेजर गिरावट ही है। तो यहाँ पे तो पहले गिरावट था, यहाँ पे तो इतना बड़ा गिरावट था, लेकिन अब यहाँ पे हल्का सा गिरावट हुआ, यानी कि अभी भी यहाँ पे सेल्स बढ़ा पर इन्वेंट्री कम है। फिर क्या होता है, इन्वेंट्री कम है तो प्रोडक्शन और बढ़ाया जाता है, लेबर बढ़ा के, शिफ्ट बढ़ा के, सैलरी बढ़ा के, ओवर टाइम बढ़ा के, प्लांट और मशीनरीज को और बढ़ा के। तो यहाँ पे मेरा ये बढ़ाता हूँ ना, तो फिर ये हो जाता है जिसमें इन्वेंट्री भी मेरा बढ़ जाता है और सेल्स भी बढ़ जाता है। लेकिन अब यहाँ इस फेस में सेल्स कम हो जाता है, तो भी अब इन्वेंट्री बढ़ गया तो मेरा पॉजिटिव हो जाता है। और फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे आता हूँ तो फिर इन्वेंट्री वापस से कम हो जाता है, सेल्स तो पहले कम था तो और कम हो जाता है, तो ये और गिर जाता है। इन्वेंट्री एकदम से नहीं गिरता, इस फेस पे न्यूट्रल रहता है, स्टैग्नेंट रहता है, फिर यहाँ पे जाके नीचे इसके जैसे गिर जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ओवर टाइम हटा देते हैं, पार्ट टाइम को हटा देते हैं, फायरिंग किया जाता है ना, और प्लांट मशीन को फिर यहाँ इस फेस में आके बंद कर दिया जाता है, और एक कॉस्टली टू एडजस्ट प्रोडक्शन लेवल यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा था। तो इन्वेंट्री सेल रेशियो में याद रखना कि पहले नीचे नीचे रहते हैं, बाद में सेल्स बढ़ता है, इन्वेंट्री अभी भी कम रहता है तो कम रहता है, फिर यहाँ पे बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे सेल्स हमारा स्लो डाउन हो जाता है, फिर यहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे यही सब है कि डेफर मेंटेनेंस और इक्विपमेंट यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कंज्यूमर
कंज्यूमर को भी यहाँ पे समझना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर सेक्टर एक्टिविटी को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो जीडीपी होता है उसमें एक गवर्नमेंट पार्ट स्पेंडिंग करता है और एक कंज्यूमर पार्ट भी बहुत लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है, और ये डिपेंड करता है उनके एक इनकम लेवल पे। अब इसमें कुछ दो चीज़ आते हैं, इसमें नॉन डिस्क्रिशनरी और डिस्क्रिशनरी आता है। नॉन डिस्क्रिशनरी मतलब इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक फूड, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, बिजनेस, यूटिलिटीज़, जो कि हमारे डिफेंसिव चीज़ें होते हैं, जो कि लेस सेंसिटिव होते हैं। और डिस्क्रिशनरी यानी कि जो ज़रूरी नहीं होते हैं, जिनमें कंज्यूमर गुड्स, ड्यूरेबल्स, लग्जरी चीज़ें होती है। ठीक है, तो अगर मान के चलो नॉट डिस्क्रिशनरी यानी कि जो ज़रूरत नहीं होती है, ये मार्केट के हिसाब से, साइकिल के हिसाब से चलती है। अगर मार्केट अच्छा है तो भाई इनकम लेवल बढ़ेगा, तो लोग फालतू के जगह पे ज़्यादा पैसे डाल पाएंगे। और अगर मार्केट कम है तो लोग पहले नेसेसिटी को ज़्यादा देखते हैं, नीड्स को ज़्यादा देखते हैं, वांट्स को कम देखते हैं इस जगह पे। हाउसिंग सेक्टर एक्टिविटीज़ की बात करें तो वेरी साइक्लिकल है। ठीक है, स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी होता है और इम्पैक्ट इसका बहुत ज़्यादा होता है। मॉर्टेज रेट की बात करें, मॉर्टेज रेट यानी कि जो रियल एस्टेट में रहता है, तो इसमें अगर इंटरेस्ट रेट मेरा ज़्यादा है तो फिर डिमांड फॉर हाउस कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम है तो डिमांड फॉर हाउस बढ़ जाएगा। हाउसिंग कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू इनकम, अगर मेरा इनकम ज़्यादा है और हाउसिंग कॉस्ट मेरा कम है तो मेरा डिमांड बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हाउसिंग कॉस्ट मेरा मान के चलो इतना है, एक बार एरो है, 2 बार है, 3 बार एरो है, मतलब मेरा हाउसिंग कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन मेरा इनकम मेरा उतना ज़्यादा नहीं है, तो फिर कम हो जाएगा। तो ज़्यादा इनकम रहा तो डिमांड फॉर एक्टिव हाउस ज़्यादा रहेगा। फिर बात करते हैं पहले डेमोग्राफिक के, देख लेते हैं। डेमोग्राफिक में क्या होता है ना कि 25 से 40 के एज में ज़्यादा कोरिलेशन रहता है हाउस का डिमांड का, क्योंकि यहाँ इस एज में वो लोग ज़्यादा खरीदते हैं। फिर स्पेकुलेटिव एक्टिविटी का मतलब ना, मान के चलो अभी परचेज बेस नॉट यूज़ फॉर, देखो परचेज जो रहता है ना वो बेस फॉर नॉट यूज़ रहता है बट फॉर फ्यूचर गेंस रहता है, हायर प्राइस में बेच देते हैं। जब सप्लाई कम होगा तो फिर उसके बाद में ये लोग ज़्यादा दाम करके बेचेंगे। तो यही सब चीज़ था। फिर उसके बाद यहाँ पे और एक बार देख लेते हैं एक्सटर्नल ट्रेड सेक्टर। तो इसमें मान के चलो एक्सटर्नल ट्रेड सेक्टर में इंडिया है तो मैं जीडीपी बस अपना ही नहीं देखूंगा, मैं फॉरेन कंट्री का भी देखूंगा। अगर इंडिया का जीडीपी ज़्यादा है और ये फॉरेन कंट्री है, फॉरेन कंट्री का भी जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, तो इससे क्या होगा? अगर जीडीपी ग्रोथ हो रहा है तो भाई मैं इम्पोर्ट ऑन इम्पोर्ट होगा, इम्पोर्ट मेरा बढ़ेगा, है ना। अगर ये हो रहा है तो ऐसे सेम इधर भी होता है। ठीक है, बस यही था। फिर भाई फॉरेन करेंसी तो डिमांड, अगर डोमेस्टिक करेंसी बढ़ेगा तो इम्पोर्ट ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा, यही सब चीज़ें हैं। और जीडीपी अगर ग्रोथ रेट बढ़ता है तो एक बार इसको वीडियो पॉज कर लो और पढ़ लो कि जीडीपी टॉप में क्या होता है, एक्सपांशन में क्या होता है, पीक में क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्शन में क्या क्या होता है। ठीक है, हो गया बस। और एक और था इंडिकेटर। इंडिकेटर में देखो क्या होता है, इंडिकेटर में 3 इंडिकेटर होते हैं, जिसमें से ना एक लीडिंग इंडिकेटर, कोइंसिडेंट इंडिकेटर, और जो ये है ना लैगिंग इंडिकेटर वो भी यहीं पे होता है। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे लैगिंग था, लैगिंग। ठीक है, तो लैगिंग। ठीक है, अब देखो जो हमारा लीडिंग ये होता है ना, चेंज इन डायरेक्शन बताता है कि हाँ अब यहाँ से चेंज होने वाला है। ठीक है, कोइंसिडेंट बराबर वो पॉइंट बताता है कि डायरेक्शन अब यहाँ से चेंज होने वाला है, और लैगिंग का मतलब वही हो गया कि इसके बाद का फेज। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कुछ इसके ये चीज़ें हैं, इसको पढ़ सकते हो।